हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार सोनकर एक बार फिर से आपका इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करता हूं। ये इनक्रेडिबल आश्रम की मैथमेटिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो है तीसरी वीडियोज है, यानी मैं आपसे तीसरी बार वापस रूबरू हो रहा हूं। इससे पहले दो टॉपिक्स में हमने पेडल इक्वेशंस के बारे में बात की थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप हमसे कंटिन्यू अगर बनोगे तो आपको वीडियो जो हैं आगे आने वाली और ये जो चल रही हैं वो समझ में आएंगी। तो आप कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, तब तो आपको ये इक्वेशंस जो हैं समझ में आएंगी, प्रश्न समझ में आएंगे और आप खुद अचीव करोगे नहीं हमने कुछ सीखा है। और अगर आप बीच बीच में वीडियोज को देखते हो, कंप्लीट नहीं देखते हो, तो फिर शायद मैं नहीं कह सकता कि आपको कितना अचीव कर सकते हो सकता है आपको 60% अचीव हो, 70% अचीव हो। इसलिए आप कंटिन्यू पूरी वीडियोस को देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में डेफिनेटली, और आप खुद कहोगे कि नहीं इनक्रेडिबल आश्रम से हमको जुड़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियोस से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ आपको। फर्स्ट वीडियोज में हमने एक सिलेबस की बात की थी जो हमारे दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का था, कोटा एंड राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ का। उस इक्वेशंस में हमने थोड़ा सा एक टॉपिक भी लिया था हमारा पेडल इक्वेशन, जिसमें मोस्टली हमने जो है उसमें एक तो कोऑर्डिनेट्स यानी कि ज्यामितीय निर्देशांक जो होते हैं उनकी बात की थी। उसके बाद में हमारे पास में जो वीडियोस थी हमने उसमें सबसे पहले बात की थी एंगल बिटवीन वेक्टर रेडियस एंड टेंजेंट लाइन, यानी कि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य में कोण ज्ञात करना, एंगल ज्ञात करना। ये हमारी फर्स्ट वीडियोज में हमने बात की थी। उसके आधार पे हमने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, डाउट्स भी आए हैं। उसके बाद कुछ लोगों का बहुत प्यार भी मिला है, कई बच्चों ने बोला भी है सर हमको बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में मज़ा आया। ठीक है, तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो यानी कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, आपको वाकई में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियोज में हमने जो बात की थी वो थी हमारी एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व, यानी दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में हमने प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करने के लिए बात की थी। तो अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो जो वीडियो फर्स्ट है पार्ट 1, वीडियो सेकंड जो है पार्ट 2, उसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप अभी नए जुड़े हो हमसे तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देखकर आपके अगर अब भी कुछ डाउट हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि हम दो टॉपिक्स को इसमें पढ़ चुके हैं, इसके अलावा भी हम बेसिक थ्योरी इसमें कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम वापस आते हैं हमारे मेन इक्वेशंस पे, जो मैंने कहा था पेडल इक्वेशन। मैं इसको एक बार वापस से आपको समझाना चाहूँगा कि अपनी पेडल इक्वेशन क्या होती है, पदिक समीकरण क्या होते हैं, उसके बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक समतल में, एक प्लेन में अगर एक पॉइंट लगाया जाए और उस पॉइंट से एक सीधी रेखा, एक स्थिर रेखा, एक इनिशियल लाइन को अगर खींच दिया जाए और इस स्थिर रेखा की रेस्पेक्ट में आप अगर थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचते हो तो इसको बोलते हैं हम ध्रुवांतर रेखा, यानी कि वेक्टर रेडियस, और इसको डिनोट करते हैं हम r से। इस ध्रुवांतर रेखा, इस वेक्टर रेडियस के किसी बिंदु P पर यदि मैं कोई कर्व बनाता हूँ, कोई वक्र बनाता हूँ। अब आप पूछोगे कि सर ये कर्व क्या होता है, वक्र क्या होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कर्व या वक्र एक ऐसी रेखा होती है जो मुड़ी हुई होती है लेकिन कभी भी जॉइंट नहीं होती है। जैसे अगर हम किसी सड़क की बात करें तो सड़कें जो होती है उसको अगर अपन देखें तो वो मुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उसके दोनों सिरे आपस में मुड़े हुए या जुड़े हुए नहीं, मुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। चलिए अब हम बात करें ध्रुवांतर रेखा R। में बात कर रहा था कि पेडल इक्वेशन क्या चीज़ है, पदिक समीकरण क्या चीज़ है। ये हमारा मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आता ही आता है। तो ध्रुवांतर रेखा R और किसी बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे r, थीटा। कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं हम अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट्स हमारे दो होते हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में, एक पोलर फॉर्म में। इसके अलावा पैरामेट्रिक फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने उस वीडियो में केवल दो ही फॉर्म की बात की थी। कार्टेशियन यानी कि जो XY में है कार्तीय पद्धति में, और r थीटा यानी पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय पद्धति में। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण क्या होता है
कि ध्रुवांतर रेखा R और इसी के किसी बिंदु P पर बने हुए वक्र के मध्य में अगर कोई रिलेशन बनाया जाए, कोई संबंध बनाया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पैडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण। अच्छा चलिए, ये बात अगर आपके समझ में आती है तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पदिक समीकरण की जो फॉर्म है, पदिक समीकरण के जो सूत्र हैं वो आपको दोनों ही रूप में मिलेंगे। दोनों ही रूप का मतलब एक तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय पद्धति, और एक है हमारा पोलर फॉर्म, ध्रुवीय पद्धति। और दोनों से ही रिलेटेड प्रश्न जो हैं, क्वेश्चन जो हैं, वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। मैं दोनों के ही फॉर्मूले यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, आप दोनों को ही नोट करेंगे और नोट करने के बाद में इसको थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति कार्टेशियन फॉर्म के बारे में मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपकी इक्वेशन x और y के रूप में आपको दी गई है, यानी आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, निर्देशांक जो हैं, वो x और y के रूप में यदि हैं तो आप उसे बोलोगे कार्टेशियन फॉर्म। और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है p इजकल टू x dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपके पास में कोई प्रश्न कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय पद्धति के रूप में अगर आता है तो आप सबसे पहले उसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सारे जितने भी वैल्यूज हैं पी, आर और कांस्टेंट में अगर रह जाते हैं तो उसको हम सीधे सीधे बोल देंगे ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म जो है, कार्तीय पद्धति जो है वो एक पदिक समीकरण है। इसी तरीके से अगर आपको इक्वेशन जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में दी गई है तो आपके पास में ध्रुवीय पद्धति जो बनेगी, आपके पास में वो बनेगा p इजगल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर इजगल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी दो फॉर्मों की मैंने बात की, दोनों से ही हम पदिक समीकरण जो हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए मैंने पहले ही आपको कंडीशन कह चुका हूँ, अगर प्रश्न आपका कार्तीय पद्धति में है तो आप इसमें ये वाली फॉर्म लगाइए, अगर आपका प्रश्न जो है वो ध्रुवीय पद्धति में तो आप सेकंड वाली फॉर्म में लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आपको अगर एक ही फॉर्म याद रह जाती है तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिनोट भी करा देता हूँ, दिमाग भी लगवा देता हूँ कि अगर आपके पास में मान लीजिए आप किसी फॉर्म को भूल जाते हो लेकिन अगर आपको दूसरी फॉर्म याद है तो आप x इजगल टू आर कॉस थीटा और y इजगल टू आर साइन थीटा से एक्सचेंज करके, जो मैंने फर्स्ट वीडियोज में आपको बताया है, कार्तीय निर्देशांकों का चेंज करना किस में, पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय निर्देशांकों, और ध्रुवीय निर्देशांक को चेंज करना कार्तीय निर्देशांकों में। तो आप पोलर को चेंज करके जो है आराम से इक्वेशन किसी में भी रख सकते हो जो आपसे आती हो। लेकिन अगर आप दोनों याद कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मैं सबसे पहले इन इक्वेशंस को जो है अगर बात करूं तो आज हम सिर्फ केवल कार्तीय पद्धति वाली इक्वेशंस की जो है उसकी बात करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियोज होगा हमारा, क्योंकि टाइम के पास हमें थोड़ी सी उपलब्धता देखनी पड़ेगी, तो मैं आज कार्तीय पद्धति की बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पैडल इक्वेशन की जो क्वेश्चन होंगे वो मैं पोलर फॉर्म में बात करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उससे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि पैडल इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास में प्रश्न कार्तीय पद्धति यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको समझ आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमसे जुड़िए। लेकिन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में जो है कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए भाई कि आपको कमेंट करना अच्छा नहीं लग रहा तो आप सीधे हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप सीधे मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इनक्रेडिबल आश्रम में भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हम ऑलवेज आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते हो तो हमारे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ पैडल इक्वेशन का। प्रश्न दिया हुआ है
फाइंड द पैडल इक्वेशन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए। ये इक्वेशन हमको दी गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए, और प्रश्न कह रहा है फाइंड द पैडल इक्वेशन, इस इक्वेशन का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मोस्टली मेरे दिमाग में भाई दो चीज़ें आती हैं, इसने बोला पैडल इक्वेशन ज्ञात करो, पदिक समीकरण ज्ञात करो, तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आती है कि पैडल इक्वेशन जो है वो हमको ये याद है कि एक तो कार्तीय पद्धति में है और एक हमारी पोलर यानी कि ध्रुवीय पद्धति में। तो अगर दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न को यानी इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी इक्वेशन y और x यानी कि कार्तीय पद्धति में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो इसको हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा आपका फॉर्मूला, जो कि हमारा था P इजगल टू, पैडल इक्वेशन की फॉर्म थी हमारी पैडल इक्वेशन, P इजगल टू x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप बंद करोगे ब्रैकेट के अंदर और इसके बाहर लिखोगे आप फॉर्मूला, ताकि आपको एग्जामिनर जो है वो आसानी से यहाँ पे टच करे, आपको देखे कि हाँ वाकई में स्टूडेंट जो है उसने फॉर्म लिखी है यहाँ पर, यानी स्टूडेंट को मालूम है कि ये कौन सी फॉर्म में है, किस क्वेश्चन से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, और वो स्पेशली इस पर नोटिस होने के बाद में आपको मार्किंग जो है वो अच्छी देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसमें डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स में कैसे निकालूं, तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, तो यदि मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष में कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, अवकलन कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से हिंदी और इंग्लिश मीडियम की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा यूज हो रही है या हिंदी ज़्यादा यूज हो रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, स्पेशली नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोस्टली वैसे कोशिश करता हूँ कि जितना मैं इंग्लिशली पढ़ा रहा हूँ उतना ही मैं हिंदी में भी उसको बताऊँ। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का मुझे अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर का करूँ तो ये होता है 2y, और इसके बाद में y का और करूँ क्योंकि मैं रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ x की में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 4a हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एज इट इज रखा, x का किया तो 1 और a का किया तो 0, यानी हमारे पास में लास्ट वैल्यू यहाँ कितनी बच जाती है, ओनली 4a। dy बाई डी एक्स को एज इट इज रखा क्योंकि मुझे वैल्यू जो चाहिए वो dy बाई डी एक्स की चाहिए। 2y को मैं ट्रांसपोजिंग सामने लेकर जा रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो ये किस में होगा, आपके डिवाइड में, तो मैंने इसको रखा 2y। यहाँ देखिए आप 2 को 4 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बचती है 2a अपॉन y, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो इक्वेशन सेकेंड आई है इसमें जो dy बाई डी एक्स का मान आया है, आप इसको पुट करेंगे कहाँ पर, हमारे फॉर्मूले में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन फॉर्मूला, सूत्र में समीकरण 2 से मान रखने पर। तो समीकरण 2 से अगर मैं इस फॉर्म में मान रखता हूँ तो x तो मेरा एज इट इज है, इसके बाद में अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो ये है मेरी 2a अपॉन वाई, और माइनस के y को रखा एज इट इज। इसी प्रकार अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आती है? ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में ये जो एक्स वाई वाली जितनी भी फॉर्म है वो मुझे हटाकर केवल p और r में लेकर ही आना है। हटाने का मतलब ये नहीं हम ज़बरदस्ती हटा देंगे इनको, क्योंकि ज़बरदस्ती हटा दिया तो फिर तो वही वाला काम हो गया कि नहीं खत्म क्वेश्चन, वो तो जोरी हो गई। लेकिन वो काम हमको बिल्कुल इक्वेशंस को आधार पर रखते हुए, मेथड्स को आधार पर रखते हुए, रूल्स को आधार पर रखते हुए ही सॉल्व
करना है। चलिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। p को एज इट इज रखा, x 2a/y में अगर ऊपर नोमिनेटर में अंश में एलसीएम लेता हूँ तो आप गौर कीजिए एलसीएम आता है मेरा बाई, यहाँ पर वैल्यू सेम है तो ये 2ax एज इट इज माइनस के हो जाता है बाई स्क्वायर। इसी प्रकार ये जो डिनोमिनेटर है अंडर रूट है, इसमें भी मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम हो जाता है मेरा बाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगी बाई स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर कर दें तो 4a स्क्वायर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगर अपन गौर करें तो अंडर रूट में नीचे जो संख्या है वो बाई स्क्वायर है, और बाई स्क्वायर का अंडर रूट अगर लगाया जाए तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि बाई स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है y, यानी यहाँ पर नीचे जो वैल्यू है y और यहाँ भी अगर वैल्यू देखें तो वो भी कितनी है y। तो y से इस वाले y को तो मैं कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी केवल 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं वज्र गुणनखंड, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ लेकर आया p अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इजगल टू 2ax माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, या फिर इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ा है तो मैं अब यहाँ से करूँगा तो मुझे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसकी आगे की इक्वेशंस की बात करूँ तो यहाँ इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो वैल्यू जो है वो अंडर रूट में है और यहाँ की जो वैल्यू है वो रूट में नहीं है। तो अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आजमा सकता हूँ कि मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मैं ये जानता हूँ कि रूट का स्क्वायर जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। इक्वेशन थर्ड जो है, इस इक्वेशन थर्ड को दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ देखेंगे हम p का स्क्वायर किया तो ये हो गया p स्क्वायर, अंदर वाली वैल्यू एज इट इज बच जाएगी बाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2ax माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ओके, अच्छा अब आप थोड़ा सा एक बार गौर करेंगे वापस कहाँ पर, कि इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन आपकी फर्स्ट जो थी वो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं कि बाई स्क्वायर इजगल टू 4ax प्लस a, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में बाई स्क्वायर का मान पहले से रेडीमेड तैयार है, यानी हमारा मटेरियल पूरा तैयार है और केवल हमें उसको इस्तेमाल करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 4 जो है इसमें मैं बाई स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में बाई स्क्वायर की वैल्यू है अगर तो कम से कम एक बाई तो हटेगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर रहा हूँ किसमें, इक्वेशन 4 में, समीकरण 1 से समीकरण 4 में बाई स्क्वायर का मान रखने पर। तो p स्क्वायर को तो मैंने एज इट इज रखा, बाई स्क्वायर की जगह वैल्यू रख रहा हूँ 4ax प्लस a, ओके, प्लस 4a स्क्वायर, दैट्स इट। इसके बाद में आगे बात करें तो 2ax को मैंने एज इट इज रखा, माइनस बाई स्क्वायर है तो माइनस की इक्वेशन हो जाएगी 4ax प्लस a इजकल टू सॉरी पावर में 2। ठीक है, इस 4a को मैं अंदर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ये होगा 4ax, 4a को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर प्लस ये 4a स्क्वायर यहाँ पर पहले से है। इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो 2ax माइनस के 4a से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस के 4ax और माइनस के कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर गौर करें तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 8a स्क्वायर,
और इसी तरीके से यहाँ देखें तो ये 2x माइनस 4ax है, लेकिन वैल्यू जो है वो माइनस वाली बड़ी है। तो इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ, तो ये माइनस के 2ax बचेंगे और माइनस के 4a² बचेंगे का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको वैसे तो बचपन वाली बात थोड़ी सी याद दिला देता हूँ और उसको अपन थोड़ा सा गौर भी करेंगे, नॉर्मली बात है। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, गौर कीजिएगा, इन दोनों में से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ तो हो जाएंगी प्लस की। माइनस को निकाल रहे हैं बाहर, लेकिन ऊपर कौन है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब है कि जो संख्या आपके पास में है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। यानी माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, प्लस। इसका मतलब अगर माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूँ कब, जब उसकी संख्या के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो उसको पॉजिटिव ही मान सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को मैं क्या करूँ, p² 4ax प्लस 8a² इक्वल टू सीधे सीधे क्या लिख दूँ भाई, 2ax प्लस 4a² का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप, डाउट बोल सकते हैं आप, कमेंट या वगैरह में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं यहीं लिखा रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी फिर से ज़रूरत पड़ेगी अभी। अच्छा, अगर एक बात करें कि अगर मैं एक्स वाई कार्तीय पद्धति के जो निर्देशांक हैं उनको यदि ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा में अगर चेंज करना चाहूँ तो वहाँ पर अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक्स वाई को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित करने पर मैंने आपसे कहा था अगर आपको कंटिन्यू रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब जैसे कई बच्चे अगर इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये एक्स वाई जो है इनको ध्रुवीय निर्देशांकों में कैसे चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें मैंने ये बताया हुआ है किस प्रकार से कार्तीय पद्धति को जो है वो ध्रुवीय पद्धति में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं, r² की जो वैल्यू है वो है x² प्लस y² और x को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, यहाँ भी अगर हम गौर करें तो y² का मान मेरे पास में रेडीमेड इक्वेशन फर्स्ट में तैयार है। तो समीकरण 1 से वापस समीकरण 5 में वैल्यू रखने पर, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से समीकरण 5 में मान रखने पर, किसका मान रख रहे हैं, y² का। तो r² इजिकल टू x² को रखा एज इट इज, y² की वैल्यू को रखता हूँ तो ये होता है 4ax प्लस a, जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो r² इजिकल टू x² एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4ax प्लस ये बन जाता है 4a²। अब आप कहोगे कि सर अब क्या ये तो कुछ फॉर्म बनी ही नहीं, लेकिन इसको अगर आप गौर से देखें तो ये आपको a² प्लस 2ab प्लस b² जैसी फॉर्म दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। इसको मैं थोड़ा सा गौर करवा देता हूँ। ये है मेरे पास में x का स्क्वायर, 2ab का मतलब है इसका और इसका मल्टीप्लाइड, तो ये मेरे पास ये भी फॉर्म है, और b का स्क्वायर यानी 4a² भी है। यानी ये जो फॉर्म है वो a प्लस b का क्या बन रही है, होल स्क्वायर बन रही है। यानी इसकी जगह मैं x प्लस 2a का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। r² इजगल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको मैं अगर वापस खोलूँगा x प्लस 2a के होल स्क्वायर को, तो a² प्लस 2ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो इसको मैं सीधे सीधे स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस 2a इक्वेशन लिख सकता हूँ और इस इक्वेशन को दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 को आप गौर से देखिए एक बार, और एक बार इक्वेशन दे देते हैं, मैं इक्वेशन देना भूल गया। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन a और इक्वेशन 6 की अगर बात करें तो यहाँ पर 4ax प्लस 8a² दिख रहा है, 2ax प्लस 4a² दिख रहा है। मैं इस इक्वेशन को लेकर चलता हूँ और एक इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो p² इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो मेरे पास में 4a कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 4a कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरे पास में x प्लस 2a।
बाय इक्वेशन ए। और इसी तरीके से इसमें से 2a कॉमन ले लेता हूँ, बाहर आएगा तो वो होगा 4a स्क्वायर, तो अंदर बचेगा मेरे पास में x प्लस 2a का होल स्क्वायर। एक x प्लस 2a से एक x प्लस 2a को हटा दिया, ये लिया है मैंने बाय इक्वेशन a। ठीक है, यहाँ पर अपन एक x प्लस 2a से एक x प्लस 2a हट गया, 4a से जो है मेरे पास में एक 4a की जो इक्वेशन है वो भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 हो जाएगा, a बच जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में p स्क्वायर इजगल टू a x प्लस 2a बच रहा है। और x प्लस 2a का मान अगर मैं इक्वेशन 6 से रख दूँ तो ये क्या बचेगा, p स्क्वायर इजगल टू a, इक्वेशन नंबर 7। इस इक्वेशन 7 को अगर आप गौर से देखें, समीकरण 7 जो है आपका, उसमें कहीं भी आपके पास में जो है x और y या r और थीटा की कोई भी फॉर्म नहीं है। यानी पूरी इक्वेशन किस में है, p, कांस्टेंट वैल्यू a और r। और मैंने शुरुआत में यही बोला था पैडल इक्वेशन करते समय कि ध्रुवांतर रेखा r और उसके किसी बिंदु p जो है कर्व पर बना हुआ है, इन दोनों के मध्य में अगर रिलेशन बनाया जाए, एक किसी इक्वेशन बनाई जाए, एक ऐसा समीकरण अगर बनाया जाए कि भाई p और r के अलावा या कांस्टेंट वैल्यू के अलावा उसमें कुछ भी नहीं रहे, तो उसको हम कहेंगे एक ऐसा संबंध बन रहा है कि भाई उसको मैं क्या कह सकता हूँ, पदिक समीकरण कह सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा समरी रूप में दोबारा बताना चाहूँगा क्या किया है। बाई स्क्वायर इजकल टू 4a x प्लस a था मेरे पास में, उसका मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन करने के बाद में इसकी वैल्यूज ज्ञात की। और पैडल इक्वेशन का जो मेरा फॉर्मूला था कार्तीय पद्धति वाला, p बराबर x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अगर जो मेरा फॉर्मूला था उसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू को रखा, जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला था। उसके बाद में उस इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है और इक्वेशन a निकाली। इस इक्वेशन a के बाद में मैंने वापस इसको x y को ध्रुवीय निर्देशांकों को चेंज किया r थीटा में, जिसके लिए मेरे पास में फॉर्मूला था आर स्क्वायर इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक इस इक्वेशन में भी मैंने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को रखकर यहाँ पर एक नई इक्वेशन निकाली 6, जिसमें से आप देख सकते हो r इजगल टू एक्स प्लस 2a आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन के बाद में ये जो इक्वेशन a मैं यहाँ लेकर चला हुआ था, इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद मैंने देखा कि ये p स्क्वायर इजगल टू a x प्लस 2a यहाँ पर बच रहा है, और जिसमें x प्लस 2a का मान मैंने समीकरण 6 से रख दिया r। तो p स्क्वायर इजगल टू a r जो है वो आपकी एक पैडल इक्वेशन बनती है, जिसमें आपके किसी भी प्रकार का x y या r थीटा कोई भी फॉर्म इसमें उपस्थित नहीं है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आती है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं डेली आपके जो व्यूज पे कमेंट आते हैं उनको नोट करता हूँ, आपके प्यार मिलता है उसको भी नोट करता हूँ, और बड़ी खुशी होती है जब आप कहते हो कि सर मैंने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा। और अगर कुछ डाउट होते हैं तो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं 9166411440। ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप सीधे कांटेक्ट करना चाहें तो आप केडी सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं 9660992495 और एक नंबर और लिखे हुए हैं। आप इन दोनों में से किसी पे भी व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, हमसे जुड़िए। कुछ समझ में नहीं आता है अपना डाउट भेजिए, आप केडी सर को भेजते हैं तो सीधे व्हाट्सअप मेरे पास आता है। और फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप सीधे यहाँ आइए, हमसे मिलिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वीकली या सप्ताह में जो भी आप यहाँ आओगे, हम कोशिश ये करते हैं वीकली एक ऑफलाइन क्लास भी चला लें, तो आप अगर उसमें आते हो तो हम आपसे मिलेंगे, बाकायदा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको टाइम देंगे। अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू।